दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की किताब में जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। द बे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के कुछ कण। द बे अ क्रो, एक कौवे ने कभी के ऊपर बर्फ़ के कुछ कण गिरा दिए हैं। कौवा जो कि हेमलॉक ट्री अर्थात धतूरे के वृक्ष पर बैठा है और कभी जो कि धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है। हैज़ गिवन माई हार्ट, तो जब कौवे ने उसके सिर पर कुछ बर्फ़ के कण गिरा दिए। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम, तो कभी का जो मनोदशा है, कभी का मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम, और वह दिन के शेष भाग में एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड, दिन के शेष भाग में वह दुखी रहा। आइए देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। निम्नलिखित स्टेंजा को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों। द बे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, लेखक कहाँ खड़ा था। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, बर्फ के कण कहाँ गिरे। अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, लेखक किस वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। तो इन सारे प्रश्नों के हम आंसर्स देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, तो कभी कहाँ खड़ा हुआ था। द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, कभी एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, वृक्ष पर कौन बैठा था। अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा वृक्ष पर बैठा था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, बर्फ़ के कण कहाँ गिरे। तो बर्फ़ के कण कहाँ गिरे। द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, बर्फ़ के कण कभी के ऊपर गिरे। अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, कभी किस वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। तो द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, कभी एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का वृक्ष। स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। देखते हैं दूसरा स्टेंजा। डिड द पोइट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या लेखक बाकी के दिन में खुश रहा। विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन, कौवे ने किस कण को नीचे गिराया। वाई whom द पोइट डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड, डस्ट ऑफ स्नो कविता किसके द्वारा रचित है। हियर आई स्टैंड्स फॉर द, यहाँ मैं आई वर्ड जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। डिड द पोइट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या कभी बाकी के दिन खुश रहा। नो द पोइट डिड नॉट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, नहीं कभी बाकी के दिन में खुश नहीं रहा। विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन, कौन से कण कौवे ने नीचे गिराए। तो द क्रो शूक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कौवे ने बर्फ़ के कण नीचे गिराए। बाई whom द पोइट डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड, डस्ट ऑफ स्नो कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। हियर आई स्टैंड्स फॉर द, यहाँ आई वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोइट। आई वर्ड जो है पोइट के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए अब इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन आता है। सेंट्रल आइडिया, द पोएम expresses the value of small things changing one's attitude.
कविता एक्सप्रेसेस मीन्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों की महत्व को दिखाती है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, किसी के दृष्टिकोण किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बदल सकती हैं। द पोइट टोल्ड दैट अ क्रो सूक ऑफ द स्नो डस्ट ऑन हिम फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि बताता है, कवि ने कहा दैट अ क्रो सूक, कि एक कौवे ने सूक ऑफ द स्नो डस्ट, बर्फ के कण उसके ऊपर गिरा दिया, ऑन हिम, उसके ऊपर गिरा दिए, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष से। बाय दिस हिज मूड चेंज, इससे उसकी मनोदशा बदल गई, उसका मूड जो था चेंज हो गया। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट। तो इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि द सेम वे, उसी तरीके से, वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस, कोई एक मतलब उसी तरीके से कोई भी किसी सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट, किसी के मन का दुख दूर कर सकता है, शेक ऑफ दूर कर सकता है, द सैडनेस मीन्स दुख, फ्रॉम वंस हार्ट किसी के मन का दुख दूर कर सकता है।